ताई के पास में अकेले बैठे बैठे ऊब गई थी। तभी बाहर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर नीति जब बाहर गई तो उसने देखा कि गांव के कुछ लड़के गुल्ली डंडा खेलते खेलते उसके घर तक पहुंच चुके थे। नीति जो अकेले बैठकर ऊब चुकी थी, इन लड़कों को देखकर उसके चेहरे पर खुशी छलक आई। उन लड़कों को खेलता देखने के लिए नीति और बाहर की तरफ चली गई। आगे जाकर नीति ने देखा कि उन लड़कों में एक लड़का आलोक भी था। आलोक ने जब नीति को देखा तो आलोक ने नीति से कहा, अरे नीति, वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आओ हमारे साथ खेलो ना। नीति का मन तो कर रहा था कि जाकर उन लड़कों के साथ खेलने लग जाए, पर चंद्रकला ने उसे कहीं भी जाने के लिए साफ मना किया था। और ये सब लड़के जब खेलते खेलते इतनी दूर आ गए हैं तो आगे पता नहीं कहाँ तक चले जाएंगे। इसीलिए नीति ने अपने मन को मारते हुए कहा, नहीं आलोक भैया, आप लोग ही खेलो, गुल्ली डंडा मुझे खेलना नहीं आता। नीति की बात सुनकर आलोक फिर से उन लड़कों के साथ खेलने लगा। नीति भले ही उन सबके साथ खेल नहीं रही थी, लेकिन उन्हें खेलता हुआ देख नीति को बहुत अच्छा लग रहा था और वो उस खेल में इतना खो गई कि वो उन्हें देखते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगी। अचानक से नीति को एहसास हुआ कि वो घर से कुछ ज्यादा ही दूर आ गई है। ये सोचकर वो वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। अभी तक नीति ने 2-4 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी नीति के कानों में एक जोर की चीख सुनाई दी। नीति वो चीख सुनकर काफी ज्यादा डर गई। नीति जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वो चीख किसी और की नहीं बल्कि आलोक की ही थी। वहीं उधर तब तक चंद्रकला घर के बाहर पहुंच चुकी थी। चंद्रकला ने जैसे ही ये देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है तो चंद्रकला काफी ज्यादा डर गई। वो दौड़कर घर के अंदर गई। घर के अंदर भी चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चंद्रकला ने आवाज लगाते हुए कहा, नीति, कमला ताई। पर किसी का कोई जवाब नहीं पाकर चंद्रकला की धड़कनें बढ़ने लगी थी। चंद्रकला जल्दी से अंदर के कमरे की तरफ भागी। अंदर जाकर उसने देखा कि कमला ताई चारपाई पर सोई हुई थी, लेकिन अभी भी उसे नीति कहीं नहीं दिखाई दी। चंद्रकला कमला ताई को उठाने की कोशिश करने लगी। कमला ताई, उठी ताई। कमला ताई ने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने चंद्रकला को देखकर उसने कुछ राहत की सांस ली और कहा, चंद्रकला, तुम आ गई? अच्छा हुआ तुम आ गई। कमला ताई की ये बात सुन चंद्रकला और ज्यादा डर गई। उसने कमला ताई से पूछा, क्या हुआ ताई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और नीति कहाँ है? इस पर कमला ताई ने कहा, नीति तो अभी यही थी। घबराते हुए चंद्रकला ने कहा, नहीं ताई, नीति यहाँ पर नहीं है, बल्कि नीति पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद चंद्रकला ने कमला ताई की एक भी बात नहीं सुनी और बाहर की ओर दौड़ते हुए नीति को ढूंढने लगी। वहीं नीति आलोक की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। नीति ने देखा कि आलोक झाड़ियों के पास में बैठा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। बाकी लड़के आलोक को घेर कर खड़े हुए थे। दरअसल आलोक ने गुल्ली को इतना जोर से मारा था कि गुल्ली उड़ते हुए झाड़ियों में चली गई थी। जब आलोक ने उस गुल्ली को ढूंढने के लिए उन झाड़ियों में हाथ डाला तो शायद कोई जहरीला जानवर आलोक को डंक मार गया था, जिसकी वजह से आलोक का पूरा हाथ नीला हो चुका था। नीति ने जाकर देखा कि जहर आलोक के हाथ से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैलने लगा था। आलोक जो अब तक चीखें मार रहा था, अब उसके हलक से आवाज भी निकलना बंद हो गई थी और आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगी थी। क्योंकि चंद्रकला का घर जंगलों के बिल्कुल पास में था, जिसकी वजह से वहाँ पर सांप बिच्छू का खौफ हमेशा बना रहता था। इसीलिए चंद्रकला ने नीति को मुंह से जहर खींचकर निकालना सिखाया हुआ था। यही सोचकर नीति जल्दी से आलोक के हाथ पर वो हिस्सा ढूंढने लगी जहाँ पर उसे उस जहरीले जानवर ने डंक मारा हो। तभी नीति ने देखा कि आलोक के हाथ की बड़ी उंगली के ऊपर एक डंक का निशान बना हुआ था। नीति ने फटाक से आलोक की उंगली का वो हिस्सा अपने मुंह में लिया और उसके अंदर जहर को खींचने लगी। देखते ही देखते आलोक के शरीर का पूरा जहर नीति ने अपने मुंह में भर लिया था और उस जहर को नीति ने जमीन पर थूक दिया था। सबने देखा कि आलोक का शरीर
फिर से साधारण हो चुका था और उसके शरीर में कुछ ऊर्जा भी लौट आई थी, पर जहर शरीर के अंदर जाने से आलोक को अभी भी काफी कमजोरी का एहसास हो रहा था। इसीलिए नीति ने बाकी लड़कों से कहा कि वो आलोक को उसके घर ले जाए। वो सब आलोक को वहां से चले गए और नीति भी वहां से अपने घर की तरफ निकल गई। नीति ने आलोक के शरीर से जहर तो निकाल दिया था, लेकिन जहर के साथ साथ आलोक के खून की कुछ बूंदें भी नीति के मुंह में जा चुकी थी और इसका क्या परिणाम होगा नीति इस बारे में जानती भी नहीं थी, क्योंकि अब जानवर के खून के साथ साथ इंसान का खून भी नीति के मुंह लग चुका था। इधर चंद्रकला भी नीति को चारों तरफ ढूंढ रही थी, पर जैसे ही चंद्रकला नीति को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली, वैसे ही उसे नीति सामने से आती हुई नजर आई। नीति को देख चंद्रकला दौड़कर नीति के पास गई। चंद्रकला ने घुटनों के बल बैठकर नीति को गले लगा लिया और उसके माथे को चूमने लगी। चंद्रकला को ये भी डर था कि कहीं नीति कोई शिकार करके तो नहीं आ रही है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए चंद्रकला ने नीति से पूछा, कहाँ चली गई थी नीति? मैंने तुम्हें मना किया हुआ है ना कि तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जाओगी। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। अपनी सफाई देते हुए नीति ने चंद्रकला से कहा, माँ वो गांव के लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो उनको देखते देखते उनके पीछे चली गई थी। चंद्रकला ने नीति को समझाते हुए कहा, बेटा इस वक्त गांव का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हारा घर से अकेले निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। नीति इसके आगे चंद्रकला को आलोक के बारे में बताना चाहती थी कि उसने मुंह से खींचकर आलोक के शरीर का जहर निकाला, लेकिन जैसे ही नीति चंद्रकला को बताने को हुई, चंद्रकला को याद आया। उसने मन ही मन खुद से पूछा, अगर कमला ताई को नीति के बारे में पता नहीं था तो फिर कमला ताई ने ये क्यों कहा कि चंद्रकला अच्छा हुआ तुम आ गई, और कमला ताई सो क्यों रही थी? जरूर कुछ ना कुछ और भी गड़बड़ है, मुझे कमला ताई से पूछना होगा। नीति ने आलोक की बात शुरू जरूर की थी, लेकिन चंद्रकला का नीति के ऊपर ध्यान नहीं था। वो जल्दी से घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। चंद्रकला नहीं चाहती थी कि नीति कमला ताई और उसकी बातों को सुने, इसीलिए चंद्रकला ने नीति को बाहर आंगन में ही बैठा दिया और खुद कमरे में चली गई। कमला ताई अभी भी उसी चारपाई पर लेटी हुई थी। कला को देख कमला ताई ने खड़े होते हुए चंद्रकला से पूछा, नीति का पता चला चंद्रकला? चंद्रकला ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी और कमला ताई के पास में बैठते हुए पूछा, ताई आपने ये क्यों कहा कि अच्छा हुआ चंद्रकला तुम आ गई? कुछ और भी हुआ था क्या घर में? जवाब में कमला ताई ने चंद्रकला को पूरी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। कमला ताई की बातों से साफ पता चल रहा था कि घर के अंदर जरूर कोई काला साया ही था, पर चंद्रकला को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई काला साया घर में था तो उसने घर में किसी को कुछ नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। चंद्रकला ने घर भी अच्छे से देख लिया था। घर में भी उसे कुछ गायब नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन जन्म पत्रिकाओं की बात को काफी समय हो गया था, जिसकी वजह से वो जन्म पत्रिकाओं का गट्ठा चंद्रकला के जहन से निकल गया था। इसीलिए चंद्रकला को मंदिर की किताबों में भी कुछ गायब नजर नहीं आया। पर इन सब के चलते कमला ताई को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसे देख चंद्रकला ने कमला ताई से कहा, ताई माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। जवाब में कमला ताई ने कहा, नहीं चंद्रकला कैसी बात कर रही हो तुम भी तो ये सब हम गांव वालों के लिए ही कर रही हो, तो क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? कहकर कमला ताई वहां से अपने घर की ओर चली गई। वही चंद्रकला को टीले वाले बाबा की कही हुई बात याद आई कि नीति के लिए भी उसे एक धागा बनाना होगा। चंद्रकला ने जल्दी से एक हवन कुंड तैयार किया और नीति को उसके सामने बिठा दिया। नीति एक बार के लिए बैठ तो गई थी, लेकिन उसके अंदर की बुरी शक्तियां उसे बार बार वहां से उठने के लिए मजबूर कर रही थी। चंद्रकला भी ये बात जानती थी, इसीलिए चंद्रकला ने ज्यादा देर नहीं की और जल्द से जल्द उस किताब में देखते हुए मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। कुछ देर बाद चंद्रकला ने वही तांबे का लोटा लिया, उसके ऊपर लाल धागा बांधा और उसे हवन कुंड की अग्नि में रख दिया। देखते ही देखते चंद्रकला ने कुछ ही देर में सारे विधि विधान के अनुसार
एक धागा तैयार कर लिया था। पर जैसे ही चंद्रकला ने उस लोटे से उस धागे को खोलकर उसे नीति के गले में पहनाया, वैसे ही वो धागा अगले ही पल भस्म हो गया। ये देख सिर्फ चंद्रकला ही नहीं, नीति भी काफी डर गई। नीति ने चंद्रकला से पूछा, माँ ये क्या हुआ? मेरे गले में आते ही ये धागा भस्म कैसे हो गया? चंद्रकला के पास नीति की बात का कोई जवाब नहीं था। उस 13 साल की बच्ची से आखिर कहती भी क्या कि तुम्हारे अंदर बुरी शक्तियां हैं, इसीलिए ये धागा भस्म हो गया। ये सब सोचते हुए चंद्रकला ने बात को पलटते हुए कहा, नीति वो मुझे लगता है मेरी पूजा में ही कोई भूल हो गई होगी, रुको मैं फिर से देखती हूँ। ये कहकर चंद्रकला उस किताब को खंगालने लगी और उस किताब में समस्या का समाधान खोजने लगी। चंद्रकला ने देखा कि उस किताब में सुरक्षा धागा बनाने का एक दूसरा तरीका भी लिखा हुआ था, जिसके अनुसार बाकी सब तो वैसे का वैसा ही था, बस आखिर में जो तांबे का लोटा हवन कुंड के अंदर रखना था, उस लोटे को नीति की हथेली पर रखकर नीति के हाथ को हवन कुंड की आग की लपटों पर रखना था। पर चंद्रकला ये नहीं कर सकती थी। नीति को वो पहले ही बहुत कष्ट दे चुकी है, ये एक और कष्ट नहीं देना चाहती थी। तभी नीति ने चंद्रकला से पूछा, क्या हुआ माँ, आप क्या सोचने लगी? जवाब में चंद्रकला ने नीति को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। चंद्रकला की बात सुनकर नीति ने कहा, माँ अगर ये पूजा करने से आपके दिल को तसल्ली मिलती है, मुझे सुरक्षा मिलती है, तो मैं थोड़ा दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। नीति की बात सुनकर चंद्रकला कुछ भावुक हो गई। उसने नीति से कहा, हाँ नीति, ये पूजा हम दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है, तुम बस थोड़ी हिम्मत रखना, मैं जल्दी जल्दी मंत्रोच्चार खत्म कर दूंगी। इतना कहकर चंद्रकला ने जल्दी से कुछ मंत्रोच्चार किए और उस लोटे के ऊपर फिर से एक लाल धागा बांधकर नीति को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। नीति जैसे ही अपना हाथ हवन कुंड की अग्नि के ऊपर लेकर आई, वैसे ही आग की लपटें तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे नीति का हाथ ऊपर आते ही अग्निदेव रुष्ट हो गए। चंद्रकला को इस बात का अंदेशा पहले से था, इसीलिए उसने नीति को हाथ नहीं हटाने के लिए कहा और अग्निदेव को शांत करने के लिए मंत्र उच्चारित करने लगी। आग की लपटें जब फिर से शांत हो गई तो चंद्रकला ने वो तांबे का लोटा नीति की हथेली पर रख दिया और जल्दी जल्दी मंत्रोच्चार करने लगी। जलन के मारे नीति का हाथ कांपने लगा था और आंखों से आंसू टपकने लगे थे। चंद्रकला ने मंत्रों की रफ्तार और तेज कर दी थी। कुछ देर में जैसे ही मंत्रोच्चार समाप्त हुए, चंद्रकला ने नीति को हाथ हटाने के लिए कह दिया। चंद्रकला ने नीति के हाथ के ऊपर से लोटा उठाया, उसके ऊपर बंधा धागा खोलकर उसे नीति के गले में बांधने लगी, पर इस बार धागा भस्म नहीं हुआ, जिसे देख चंद्रकला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चंद्रकला के चेहरे की मुस्कान देखकर नीति ने भी खुश होते हुए पूछा, माँ क्या अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ? अब मुझे किसी खतरे का डर नहीं है, तो क्या मैं खेलने जा सकती हूँ? इससे पहले कि चंद्रकला कुछ जवाब देती, चंद्रकला के जहन में टीले वाले बाबा की बात कौंध गई। उन्होंने कहा था कि इस धागे से उस हवा के झोंके को तो शांत किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो नीति के पीछे पड़ी हुई हैं। यही सोचते हुए चंद्रकला ने कहा, नहीं बेटा, कुछ दिन गांव पर भारी संकट आया हुआ है, तब तक तुम्हारा अकेले बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। असल में चंद्रकला ने वो सुरक्षा धागा तैयार तो कर लिया था, लेकिन अभी भी उसे पूरा यकीन नहीं था कि ये धागा 100% काम करेगा या नहीं। इसीलिए चंद्रकला को आज रात का इंतजार था। आज रात को ही दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। ये सब होते होते शाम तो हो ही चुकी थी। चंद्रकला और नीति ने मिलकर खाना बनाकर खाना खाया, तब तक रात भी हो गई। चंद्रकला या नहीं, इसीलिए चंद्रकला को आज रात का इंतजार था। आज रात को ही दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। ये सब होते होते शाम तो हो ही चुकी थी। चंद्रकला और नीति ने मिलकर खाना बनाकर खाना खाया, तब तक रात भी हो गई। चंद्रकला नीति को लेकर सोने चली गई। कुछ देर बाद नीति को तो नींद आ गई थी, लेकिन चंद्रकला सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। तभी एकाएक अपने आप दरवाजा खुलने लगा।
दरवाजा खुलने के साथ ही चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। चंद्रकला हल्की हल्की आंखें खोलकर ये सब देख रही थी। वहीं एक हवा का झोंका धीरे धीरे नीति की तरफ बढ़ रहा था। क्या ये सुरक्षित धागा नीति को सुरक्षित कर पाएगा, या ये हवा का झोंका नीति के अंदर प्रवेश कर जाएगा? और क्या नीति के मुंह को आलोक का खून लगने के बाद नीति आलोक के खून की प्यासी हो जाएगी?